दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर। और हमारी करंट अफेयर की खास बात ये है, कैसे अलग हैं हम पूरी दुनिया से करंट अफेयर के मामले में, कि हम करंट अफेयर को अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मिला लेते हैं और मिला लेने के बाद हम कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल शामिल करते हैं अपनी जो एक्सप्लेनेशन है, और कुछ करंट की होती हैं। उन्हीं खबरों को हम शामिल करते हैं जो खबरें डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलती हैं। ऐसी खबरें नहीं कि आज कोई फूल खिला और कल मुरझा गया। ऐसी खबरें आपकी परीक्षा का हिस्सा नहीं बनती हैं। दरअसल जो करंट अफेयर है, अफेयर का मामला है जो लंबे समय तक चल रहा होगा। तो जो घटना लगातार अखबारों में चल रही होगी, उनको हम शामिल करेंगे मुद्दे के तौर पर, और उनका सवाल और उत्तर के फॉर्म में आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में चर्चाओं में रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसे गोंडवाना भी कहते हैं। जो ये क्षेत्र है, ये एक पक्षी है और ये पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी माना जाता है। राज्य पक्षी माना जाता है। दरअसल राजस्थान में जो बिजली की लाइनें बिछाई जा रही हैं, उन बिजली की लाइनों से करंट लगने के कारण इस पक्षियों की मौत हो रही है। कल कैबिनेट मीटिंग ने ये कहा, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें यह कहा गया कि हम कुछ क्षेत्र और बढ़ा देते हैं ताकि ये जो पक्षी हैं, ये पक्षी दूर तक अपने क्षेत्रों में घूम सकें। कारण क्या हो रहा है कि जो इनकी आंखें होती है वो सीधे माथे के नीचे ना होकर सिर के किनारों पर होती है। सिर के किनारों पर होने के कारण ये बहुत सीधा नहीं देख पाते और ये टकरा जाते हैं बिजली की लाइनों से और मर जाते हैं। उस सवाल पर हमने उस खबर पर एक सवाल बनाया। पहला, यह आईयूसीएन की गंभीर संकटग्रस्त सूची में शामिल है। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ये जानकारी रखती है कि कौन से जीव विलुप्ति की कगार पर हैं, इन पर संकट नहीं है। तो हमने कहा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। बिल्कुल गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। लगभग 250 से भी कम आबादी इनकी बची हुई है राजस्थान में। दूसरी बात, मुख्य रूप से शाकाहारी जीव है, नहीं, शाकाहारी जीव नहीं है, सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव है, इसे पसंद करता है कीड़ों को खाना, और कीड़ों को खाकर ये एक तरीके बुगलों की तरह का चोंच होती है, कीड़ों को खाकर अपना भोजन तैयार करता है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई में वृद्धि का इस जीव के आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। जब इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया राजस्थान में, तो नहर के आ जाने से सिंचाई की सुविधा हो गई, और सिंचाई की सुविधा हो जाने से लोगों ने चारागाह भूमि को कृषि भूमि में तब्दील कर दिया। तो चारागाह भूमि जो आवास हुआ करती थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वो समाप्त या कम होने लगी, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इनकी आंखें सिर के किनारों पर होती है, जिसके कारण ये अपना रास्ता तुरंत बदलने में असमर्थ होते हैं और बिजली की लाइनों से टकराकर मर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा कथन है? गलत कथन है आपका बी। तो उत्तर हुआ इसका सही जवाब छांटना है ए, सी और डी। ए, सी और डी, सवाल नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 2 पर चलेंगे। हाल ही में नासा के 2 मिशन, कल की खबर है, हाल ही में नासा के 2 मिशन बजटिया आवंटन विवाद के कारण चर्चाओं में हैं और कह रहे हैं कि ये मिशन बंद करने पड़ेंगे। 2 मिशन हैं। ये मिशन है जिसका नाम है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑर्बिटरीज आर्बिट्रीज। 2004 में एक मिशन छोड़ा गया, उसके बाद 2009 में छोड़ा गया, फिर 2014 में छोड़ा गया। 2004 में जो छोड़ा गया था मिशन, इस पे एक उपग्रह छोड़ रहे हैं। वो उपग्रह क्या करेगा, पृथ्वी पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है, इन सब की सूचना रखने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि इस बार जो कल बजट में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत बजट में इस पर जो पैसा खर्च होना था वो काट दिया गया, तो चर्चा चल रही है कि क्या नासा के इस मिशन को बंद करना पड़ेगा क्या। तो सवाल बनता है कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज, ऑब्जर्वेटिव पर्यवेक्षण करने के लिए, निगरानी करने के लिए ऐसे उपग्रह होते हैं जिन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नापने के लिए लॉन्च किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन उपग्रहों का पहला सफलतापूर्वक लॉन्च 2014 में किया गया। सफलतापूर्वक, वैसे तो 4 में किया गया था। इस मिशन का तीसरा उपग्रह 2019 में लॉन्च किया गया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगाया गया है। तीनों ही ठीक है। याद क्या करना है कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो उपग्रह है, जो मिशन है, वो किसका है, तो हम बताएंगे वो नासा का है। काम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नापने का ये काम करता है। चलिए यहां से आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। हाल ही में अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका ने चंद्रमा पर 2030 तक परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। इसके निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकते हैं? कल कहा है कि परमाणु रिएक्टर बनाने में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, और 2030 तक, पहला सवाल बनेगा कि कब तक परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। देखो दोस्तों, परमाणु रिएक्टर का मतलब है कि आप जो आपका जो यूरेनियम है, उससे आप बिजली बनाएंगे कहां पर? चंद्रमा पर जाकर।
दरअसल चंद्रमा पर फिलहाल जो मिशन चलाए जा रहे हैं वो सोलर लाइट का यूज करते हैं, लेकिन सोलर लाइट की जो बहुतायतता है, क्योंकि चंद्रमा का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने होता है और आधे हिस्से पर सनलाइट पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से वहां जो अन्वेषण खोज के काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो सवाल ये बना कि क्या वहां पर हम परमाणु रिएक्टर लगा दें, जिसकी वजह से लगातार हमें एनर्जी मिलती रहे और उस एनर्जी का यूज हम अपने वहां के मिशन में करते रहें। तो चंद्रमा पर पहला मिशन जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है परमाणु रिएक्टर को लेकर, वो उसने कहा 2030 तक अमेरिका छोड़ देगा। तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? यह चंद्रमा पर सीमित सौर ऊर्जा का विकल्प हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर एक रात लगभग 14 पृथ्वी दिन के बराबर होती है। 14 पृथ्वी के दिन चंद्रमा की एक रात बराबर होती है, और जब चंद्रमा की एक रात होती है उस पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। अगर सनलाइट उस पर नहीं पहुंच पाएगी तो वहां सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी, और काम करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रकाश चाहिए। उस प्रकाश के लिए हम परमाणु रिएक्टर लगाएंगे। एक बात, अंतरिक्ष में नाभिक की सामग्री के प्रयोग से विकिरण और अन्य सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल अन्य सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन है, ये गलत बात है। देखेंगे, चंद्रमा पर ऊर्जा ग्रहण गतिविधियों जैसे पानी को पिघलाना, चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालना इत्यादि के लिए महत्व का मिशन हो सकता है। हाँ, 1967 की जो बाह्य अंतरिक्ष संधि है ना दोस्तों, बाह्य अंतरिक्ष संधि, वो कहती है कि हथियारों के लिए परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहती है कि आप तकनीक को बनाने के लिए परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए परमाणु का प्रयोग कर रहे हैं, R&D के लिए परमाणु का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये इसका उल्लंघन नहीं है। तो हमने कहा सौर ऊर्जा का विकल्प बनेगा, बिल्कुल सही बात है। विकिरण के खतरे हो सकते हैं, सही बात है। और वहां पर जाकर पानी को पिघलाने के काम में आ जाएगा, मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के काम में आएगा, लेकिन वो जो है ये 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन नहीं है, आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन नहीं है, जो ये कहती है कि आप परमाणु से परमाणविक हथियार नहीं बनाएंगे, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इसका यूज करेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 पर चलेंगे। हाल ही में हर्षिल घाटी, कल की न्यूज़पेपर की खबर है। हाल ही में हर्षिल घाटी 6000 पेड़ों के काटे जाने के लिए चर्चाओं में है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, ये हर्षिल घाटी वही है जहां पर धराली गांव पड़ता है, और धराली गांव वही है जहां 4 दिन पहले बादल फटने के कारण बाढ़ की स्थिति आ गई है। ये धराली क्षेत्र वही है जहां सेब का उत्पादन होता है। धराली क्षेत्र वही है जहां कत्यूरी शैली के मंदिर पाए जाते हैं, और कत्यूरी शैली वही है जहां नागर शैली की उपशैली होती है, और नागर शैली उत्तर भारत में मंदिरों की एक शैली होती है। तो हम पढ़ते हैं, आइए। इस क्षेत्र में देवदार के पेड़ों की प्रमुखता होती है। हर्षिल घाटी में बिल्कुल देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ कैसे होते हैं? शंकुधारी पेड़ होते हैं। शंकुधारी का मतलब होता है ऐसे होते हैं, जब ऊपर से बर्फ पड़ती है तो बर्फ नीचे सरक जाती है, पत्तियां टूटती नहीं है, टहनियां नहीं टूटती हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को नुकसान नहीं होता है। एक बात हो गई। हर्षिल घाटी जम्मू कश्मीर में है क्या? नहीं भाई, हर्षिल घाटी जम्मू कश्मीर में नहीं है, हर्षिल घाटी उत्तराखंड में है। बात गलत हो गई। इस क्षेत्र में धराली नामक क्षेत्र है, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वो धराली ही तो है जहां पर हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं, सेब उत्पादन के लिए खास है। और हर्षिल घाटी भारत और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक महत्व रखती है? नहीं, हर्षिल घाटी भारत और चीन के बीच रणनीतिक महत्व रखती है। तो सवाल का उत्तर बी गलत हो गया, सवाल का उत्तर डी गलत हो गया, ए और सी ठीक है। हर्षिल घाटी भारत और चीन के बीच महत्व रखती है। हर्षिल घाटी जम्मू कश्मीर में नहीं, उत्तराखंड में है। बहुत ही शानदार सवाल है आज की क्लास का। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 पर चलेंगे। 5 क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चाओं में रही रुद्रास्त्र प्रणाली का संबंध किससे है? रुद्रास्त्र प्रणाली का संबंध किससे? पहला ऑप्शन देश की सबसे लंबी मालगाड़ी, दूसरा ऑप्शन हाल ही में चर्चाओं में रही बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा भारत की स्वदेशी पनडुब्बी, और चौथा भारत का युद्धपोत। तो हम बताएंगे, अभी अभी हम बता रहे हैं कि देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है जो यूपी से लेकर झारखंड तक जाएगी। लगभग 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सामान को एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। फायदा क्या होगा? जल्दी खराब होने वाला सामान गांव के क्षेत्रों से शहरों में पहुंचेगा। पालक लेके जा रहे हैं, पनीर लेके जा रहे हैं, दूध लेके जा रहे हैं, तो बीच के जो बिचौलियां होंगे वो घट जाएंगे। सारा सामान डायरेक्ट किसान से उपभोक्ता तक पहुंचेगा। बीच के मीडिएटर खत्म हो जाएंगे। मीडिएटर खत्म होंगे तो महंगाई में वृद्धि नहीं होगी और किसानों को अच्छे दामों पर माल मिलेगा। ठीक है जी, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। एशिया की सबसे लंबी और भारत की भी सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र। देखने में ऐसा लगता है कोई अस्त्र होगा, क्योंकि शब्द जुड़ा हुआ है अस्त्र। अस्त्र नहीं है, ये अस्त्र से भी बड़ा है, जिसका नाम है मालगाड़ी। ठीक है,
बात समझ गए हैं आप? वनडे एग्जाम के लिए बहुत खास सवाल है भाई। सवाल नंबर 6 में आएंगे। सवाल नंबर 6, यूपी की परीक्षा कोई भी होगी ना, छपा हुआ मिलेगा पेपर में, ध्यान रख लीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना कहां की जा रही है? तो 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर है, मथुरा है और बाराबंकी है। तीनों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हाल ही में जो है स्थापना करने की घोषणा की गई है। कल ही कैबिनेट ने कहा है कि एक मुजफ्फरनगर में, बाराबंकी में और मथुरा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, ये यूपी की जो परीक्षा होगी उसके लिए छपा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 7वें पर चलते हैं। सवाल नंबर 7, देखिए कितना शानदार सवाल है। कल क्या हुआ है, देखिए हाल ही में उज्ज्वला योजना के लिए कैबिनेट बैठक ने 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है जी, इस संबंध में उज्ज्वला योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना तो कई सालों से चल रही है और शुरू कब हुई थी? 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। उज्ज्वला योजना तुमसे ये चाहती है कि तुम घर में उपले ना जलाओ, तुम लकड़ी ना जलाओ, ताकि जो उससे निकलने वाला CO2 है, धुआं है, उससे पृथ्वी का औसत तापमान ना बढ़े, और औसत तापमान ना बढ़े तो ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ये उज्ज्वला योजना चाहती है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय की ये योजना है। चाहती क्या है? CO2 का एमिशन ना हो। तो क्या है, LPG के जो सिलेंडर है वो आपको सब्सिडी पर दिए जाएंगे। 300 रुपए की सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देंगे तो आपके हाथ में सिलेंडर सस्ते में आएगा। सस्ते में आएगा तो यूज करेंगे उसको। लेकिन लोगों ने कहा, इथिक्स की एक टर्म है, अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज। लोगों ने कहा कि लोगों को मिला सिलेंडर सब्सिडी पर और बेच दिया ब्लैक में। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि CO2 का एमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम समझ रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्राप्त करना, प्रोवाइडिंग फ्री LPG कनेक्शन टू वीमेन फ्रॉम पुअर फैमिलीज। उज्ज्वला योजना का संबंध गरीब, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के आसपास एक बड़ा सा फोटो लगा होता है, गरीब सी महिला है और LPG सिलेंडर के पास बैठी हुई है। तो ये बात हो गई है। चलिए आगे, कितने कितने पैसे देने हैं? 12,000 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार, बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान सुधार मेरिट योजना जो है उसको मंजूर कर दिया गया है और इस संबंध में विचार करें, गलत कथन चुनना है। इस योजना पर 4200 करोड़ रुपए का खर्च होगा, 7.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सही बात है, कल के फ्रंट पेज की खबर है। और ये जो 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसमें से 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा, ये सवाल है। और तीसरा, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। बिल्कुल ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करना नहीं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो आपके सरकारी संस्थान हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तकनीकी रूप से शिक्षा दी जाएगी। तकनीकी रूप से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो पूछा जाएगा ये जो मेरिट योजना है किसकी है? केंद्र सरकार की है। ठीक, और इसका नाम है मल्टी एजुकेशनल मल्टी विषयक मल्टी सेक्टोरल एजुकेशनल एंड रिसर्च एनहेंसमेंट या एनरिचमेंट, सुधार करना। ठीक है जी। चलिए सवाल चलते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में कहेंगे, हाल ही में चर्चाओं में रहे सिकल सेल एनीमिया के संबंध में विचार करें और गलत कथन का चुनाव करें। कल की क्लास में भी सवाल लिया था, आज फिर इस सवाल को ले रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में कुछ कथन का विचार कर, कुछ सवाल संबंध में विचार करो और गलत कथन का चुनाव करो। ठीक है, यह एक आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल आनुवांशिक रोग है, हमें पिता से, माता से, दादा से, दादी से मिलता है। इसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी गोल की बजाय अर्धचंद्राकार हो जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है। बात ठीक है। दूसरा, इस रोग में आरबीसी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। यही तो समस्या है कि आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, ना कि बढ़ती है। अगला, भारत में यह विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों के जनजातीय समुदाय में पाई जाती है। 6 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए महाराष्ट्र में और 2 लाख से ज्यादा लोगों को सिकल सेल एनीमिया दिखाई दिया। वर्तमान में इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन गंभीर मामलों में अस्थि मज्जा, बोन मैरो का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी सिकल सेल एनीमिया का कोई टीका नहीं है भारत में, कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन हाँ बहुत गंभीर समस्या होती है तो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आपको 2 बात समझनी है। जो सिकल सेल एनीमिया है वो आरबीसी में उसकी आकृति बिगड़ जाती है। आकृति बिगड़ जाने के कारण वो जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है उसकी कम हो जाती है। ये एक आनुवांशिक रोग है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 पर चलेंगे। सवाल नंबर 10 कह रहा है, कल की खबर है कि जो PM ई ड्राइव योजना है ना, उसकी अवधि 2 साल बढ़ा दी गई है।
क्या कह रहा है, हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 से 28 के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना क्या चाहती है? वो चाहती है जो इलेक्ट्रॉनिक बस है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कार है, उनको बढ़ाया जाए ताकि CO2 का एमिशन कम हो। CO2 का एमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो पानी का जलस्तर, समुद्र का जलस्तर नहीं बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर नहीं बढ़ेगा तो तट में रहने वाले लोग, मछुआरे जो लोग हैं, उनको समस्या नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। इस तरीके से ई ड्राइव योजना के बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव हैं। तो इसकी कल के अखबार में खबर है कि इसकी अवधि 2026 से लेकर 2028 तक बढ़ा दी गई है। कोई भी जो आने वाली परीक्षा है उसमें सवाल पूछे जाने की भरपूर संभावना है। ये हुए आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चन और ये हुई आज के ट्रेडिशनल बातें। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए नमस्कार।